बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप सभी प्यारे बच्चों को हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और आपके परीक्षा में गिन करके कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप अपने पढ़ाई के प्रति जो आपका उत्साह है उसको बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ें और अच्छा करें, ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा हो सके, आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सके। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम भौतिकी से संबंधित क्लास 12 भौतिकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पढ़ते पढ़ते आज लास्ट चैप्टर संचार व्यवस्था पर हम लोग पहुंचे हैं। तो संचार व्यवस्था से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज करा दिए जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। तो बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम आज की क्लास में संचार व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, वैसी युक्तियां, गौर करेंगे बेटा, वैसी युक्तियां जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? मॉडुलन का भी काम करती है, मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन दोनों का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? 2024 एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के युक्तियों को मॉडेम कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? मॉडेम कहेंगे। मॉडुलेशन से MO लिया गया और डीमॉडुलेशन से DEM लिया गया। तो MODEM मॉडेम, सही विकल्प सी होगा। यहां सही विकल्प सी होगा, मॉडेम कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वैसी युक्तियां जो मॉडुलन और वी मॉडुलन दोनों का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहेंगे? मॉडेम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी क्या है? पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की दूरी बतलाना है। पृथ्वी से संचार उपग्रह की दूरी 36,000 किलोमीटर होगी। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। यहां सही ऑप्शन ए है। संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन, छिड़ता का मापन पूछा जा रहा है। छिड़ता का मापन कैसे करते हैं? DB लिखा जाता है, डेसिबल में करते हैं। डेसिबल, सही ऑप्शन बी होगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 2015 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं। यहां सही विकल्प क्या होगा? सी सही विकल्प है। सी सही विकल्प है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति परास वाली तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया एग्जाम में, 2010, 12, 13, 15, 19 में पूछा गया है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? 0 और 1 के बीच। सही ऑप्शन सी होगा, 0 और 1 के बीच होता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। कितना है बेटा? 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह क्या है? प्रसारण कितना दूरी तक पहुंचेगा? सूत्र होता है D बराबर √2RH, D इक्वल √2RH। तो D बराबर हो जाएगा √2। R जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर होगी और ऊंचाई दिया गया है 245 मीटर। 245 मीटर। यहां पर 2, 6.4 और 245 का गुना करेंगे। गुना किया जाए अब
यहां पर हम लोग गुना करेंगे, किसका गुना करेंगे? 6.4 और 245 का। 2 का गुना 6.4 से कीजिएगा 12.8 गुणे 245 गुणे 10 का घात 6। अब हम लोग 12.8 का गुना 245 से करेंगे। 12.8 का गुना 12.8 का गुना करेंगे 245 से। 245 से गुना कीजिएगा, ध्यान देंगे यहां पर हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। कहाँ है भाई कैलकुलेटर? 245 का गुना करेंगे कितना से? 245 का 12.8 से 3136 हो रहा है। 3136 गुणे 10 का घात 6। अब हम 3136 का वर्गमूल करेंगे। 3136 का वर्गमूल किया जाएगा। तो 3136 का वर्गमूल अगर करेंगे, वर्गमूल करना है 3136 का, कितना आ रहा है बेटा? 56 आ रहा है। डी बराबर 56 गुणे 10 का घात 6 है। 10 का घात 6 के लिए वर्गमूल करेंगे तो 10 का घात 3 हो जाएगा। 56 गुणे 10 का घात 3 मीटर में, मात्र क्या लिखेंगे? मीटर लिखा जाएगा। यहां पर दिया जाए 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर सही होगा। 56 गुणे 10 का घात 3 मीटर। 56 गुणे 10 का घात 3 मीटर को आप कह सकते हैं 56 किलोमीटर। सही ऑप्शन यहां क्या होगा? सही ऑप्शन सी होगा बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्स का अर्थ है, 2018 एग्जाम में पूछा गया, सीबीएसई में 2018 में पूछा गया है। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का अर्थ क्या होता है? यहां पर सही विकल्प बी होगा, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्स का अर्थ क्या है बाबू? फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होगा। वाहक तरंग, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा, गौर करेंगे। वाहक तरंग आवृत्ति एफसी के साथ श्रव्य तरंग आवृत्ति एफएम। श्रव्य तरंग आवृत्ति क्या है? एफएम है। एफएम के मॉड्यूलेशन से प्राप्त मॉड्यूलित तरंग की कुल चैनल प्रास का मान क्या होगा? 2 गुना हो जाता है। कितना होगा बेटा? 2 गुना हो जाता है। ये एफएम है, 2 गुना करेंगे तो 2FM होगा। सही ऑप्शन बी होगा, 2FM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव संचार 2009 में पूछा गया है, किस पर आधारित है? विकल्प दिया गया, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, या आयन मंडल में संचरण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। क्या सही होगा? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर डिपेंड करता। स्काई वेव संचरण, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किसके द्वारा होता है? आयनोस्फीयर के द्वारा होता है। आयनोस्फीयर के द्वारा होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फीयर के द्वारा होता है। बादलों के द्वारा परावर्तन नहीं होता है। किन तरंगों का परावर्तन जो है बादलों के द्वारा नहीं होता है? प्रश्न दिया गया, सूक्ष्म तरंगों द्वारा, रेडियो तरंगों का, और रक्त किरणों का, या पराबैंगनी किरणों का। बादलों के द्वारा परावर्तन किनका नहीं होता है? सूक्ष्म तरंगों का नहीं होगा। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। डिजिटल सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? समय के सतत फलन, केवल विभक्त मान वाले, दशमलव संख्या पद्धति के सिग्नल, या ज्यावक्रीय फलन। यहां सही ऑप्शन बी है, केवल विभक्त मान वाले होते हैं। डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? विभक्त मान वाले होते हैं। 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज की आवृत्ति में संचरण संभव है। किसमें इस तरह की आवृत्तियों के लिए संचरण संभव है? तो प्रकाशीय तंतु में संभव है। किसके लिए संभव होगा? प्रकाशीय तंतु के लिए। विकल्प सी सही होगा।
डिजिटल संकेत के संभव मान क्या हैं? डिजिटल संकेत में 0 और 1 यूज किया जाता है। यहां पर क्या सही होगा? 0 तथा 1। डिजिटल संकेत के संभव मान क्या हैं? 0 तथा 1 हैं। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। क्या कहेंगे? मॉडुलन कहते हैं। विकल्प बी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार का सिद्धांत। प्रकाशिक तंतु संचार का सिद्धांत जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 40 मेगाहर्ट्ज, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों के संचार के लिए उपयुक्त होता है। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों के संचार के लिए आयन मंडल या उपग्रह या भूतरंग या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा उपग्रह। यहां करेक्ट ऑप्शन क्या है? उपग्रह सही ऑप्शन है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो अपने पेज पर भी लिखेंगे। वाक सिग्नलों की आवृत्ति परास क्या होता है? वाक सिग्नलों के लिए आवृत्ति परास क्या होता है? 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत में वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्तियों के उत्पन्न स्वर प्रेषण के लिए बैंड चौड़ाई क्या होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज बैंड चौड़ाई होनी चाहिए। कितना होगा बेटा? 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या होगी? ये आपको पढ़ाया जा चुका है। दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या होती है? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें चौड़ाई क्या होगी। सही आंसर दीजिए। सही विकल्प होगा 4.2 मेगाहर्ट्ज। सही विकल्प क्या होगा बाबू? 4.2 मेगाहर्ट्ज। सी सही है। वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वही क्या कहेंगे? इंटरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनेट कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग करके व्यापार को प्रोन्नत करने की क्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। सही ऑप्शन बी होगा। ई कॉमर्स लिखेंगे। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है। किनका परावर्तन होगा? बादलों के द्वारा। रेडियो तरंगों का परावर्तन होगा। रेडियो तरंगों का परावर्तन होगा। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग करते हैं? अभी पढ़े थे, डेसिबल का प्रयोग करेंगे। डेसिबल करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यूएचएफ का परास क्या है? यूएचएफ के लिए परास 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज पाया जाता है। 300। बीईआर का क्या अर्थ है? बी से होगा बीट, ई से एरर, आर से रेशियो। बीट एरर रेशियो। यहां देखेंगे कौन सा सही है? बीट त्रुटि अनुपात। बीट त्रुटि अनुपात। ई से एरर, एरर मतलब त्रुटि, रेशियो मतलब अनुपात। सही विकल्प बी होगा। भूतरंग संचरण की प्रमाणिक आवृत्ति परास क्या है? भूतरंग संचरण के लिए 3 मेगाहर्ट्ज से कम होना चाहिए। सही ऑप्शन बी होगा। स्काई वेव संचार आधारित है। किस पर आधारित है? स्काई वेव संचार किस पर आधारित है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। सही ऑप्शन होगा ए, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किसके द्वारा होता है? आयनोस्फीयर से। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फीयर से होगा। आगे ध्यान देंगे। संचार उपग्रह का आवर्तकाल। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है?
24 घंटा। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। सही विकल्प होगा यहां पर सी, 2 बार भी लिख दिया गया है, सही ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों आज के क्लास में हमने संचार व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया और इस तरह से हम चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक सभी चैप्टर का एक एक वीडियो डाल दिए हैं। सभी में हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया। अगर जो भी क्लास आपसे छूट गया हो, मिस कर गया हो या बीच से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, वहां पर सभी चैप्टर के क्लास मौजूद हैं जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं। सबका लिस्ट हम आपको देखेंगे, डाले हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फिर हम आपको यहां से दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराएंगे और केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।